तो कल कहाँ तक हो गया था, ये अध्याय एक पढ़ लिए थे, क्या कब कहाँ और कैसे। तो इसमें हम क्या सब पढ़ लिए थे, पांडुलिपि क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, और क्या पढ़े थे, यात्रा। यात्रा क्या होता है, ये सब हम समझ गए थे। उसका कुछ यहाँ पे दे रखा था संक्षिप्त में। यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अध्ययन। वो सब पढ़ लिए थे इतना। निकालना। अब इसके बाद आज शुरू क्या करना है, चैप्टर 2। चैप्टर 3 आ गया, आरंभिक नगर। कल हमारा ये हो गया इधर में, ये सब हो गया था मेरा। आज करना है चैप्टर 2। तो देखो क्या है, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेटक क्या थे, आखेटक का अर्थ क्या होता था, शिकारी। क्या होता था, शिकारी। शिकारी। तो आखेटक यानी कि खाद्य वो जो संग्रह करते थे, मतलब शिकारी क्या करते, जाते हैं कहीं से जानवर मिलता है उसका शिकार करते हैं, फिर उसको उठा के यहाँ पे लाते हैं, तो संग्रह का एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, उसमें उत्पादन नहीं होता था, उत्पादन का मतलब हुआ कृषि खेती बाड़ी। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, आखेटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, अब उत्पादन तक कैसे हुआ, वहाँ से मतलब जैसे शिकार करते थे उससे कैसे ये जो है सभ्यता विकसित हुआ और कहाँ तक पहुँचा, उत्पादन तक, मतलब कृषि कार्य तक। ठीक है, तो हम वो देखेंगे। तुषार की रेल यात्रा यहाँ पे दिया गया है। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी मतलब जैसे जब ट्रेन में बैठते हैं तो ट्रेन स्पीड में रहता, लगता है सब पीछे जा रहा है, तो लगता है पीछे छूटते जा रहे हैं। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू करी। कितना कितना साल पहले, 150 साल पहले। हाँ, तो 150 साल पहले क्या हुआ, रेलवे से यात्रा करना प्रारंभ हुआ। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, मतलब उससे भी कुछ मतलब दशक बाद, मतलब एक दशक का मतलब कितना होता है, 10 साल। ठीक है, तो उसके कुछ दशक के बाद क्या आई, बस आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे, क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे। अब देखो, तो बच्चा के मन में क्या ख्याल आता है कि जब उस समय में जब किसी उसके पास यात्रा के लिए ये नहीं था, जैसे ट्रेन नहीं था, बस नहीं था, तो वो क्या एक ही जगह रह के ज़िंदगी गुजार देते थे। तो अब ये दिमाग में आया, तो नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ऐसा नहीं होता था। ठीक है, जब ये बात उसके मन में आया तो फिर आंसर क्या है इसका, कि नहीं, ऐसा नहीं होता था, वो लोग भी यात्रा करते थे, जो कि हम पहला पिछला चैप्टर में लोग पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा बहुत देखे थे कि यात्रा किया करते थे लोग, जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए आया करते थे, और इसी तरह से सब अपने अपने काम के लिए आते थे। जो गुरु लोग थे वो अपना शिक्षा बांटने के लिए जाते थे। अब आर आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, अब आरंभिक समय का जो मानव थे वो इधर उधर क्यों? क्यों घूमते थे, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हम लोग हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो आज से इस उपमहाद्वीप, जहाँ पे हम लोग अभी क्या बात किए थे, कौन सा महाद्वीप का बात किए थे, उपमहाद्वीप। ये जो क्या था, एशिया महाद्वीप हाँ। था ना। हाँ। एशिया उपमहाद्वीप था, एशिया उपमहाद्वीप के बारे में पढ़े थे। इसमें कुछ देश पढ़े थे जो कि हमारे वहाँ पे इस मानचित्र नंबर 1 में दिखाया गया था। ठीक है, तो वो बात कर रहा है जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो लोग 20 लाख साल पहले रहते थे उसको किस नाम से जानते हैं, आर्किटेक्ट। खाद्य संग्राहक, मतलब शिकार करके वो क्या करते थे, अपना भोजन को इकट्ठा करते थे। ठीक है, तो कितना साल पहले वो रहते थे, 20 लाख साल पहले की बात है। ठीक है, लोग कैसे हुआ करते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक। ठीक है, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। वो उसका भोजन जो इकट्ठा करने का विधि था ना, भोजन का इंतजाम जो करते थे, किस तरह से करते थे, शिकार करके भोजन का संग्रह करते थे। तो इसी ये जो खाद्य संग्रह करने का उसका तरीका था, इसी आधार पर उसको क्या कहा जाने लगा,
आखेटक खाद्य संग्राहक, ठीक है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। मतलब वो सब जो भी करते थे क्या करते थे, जैसे जब कहीं से उसको फल मूल ही अगर मिला ना, तो वो क्या करते कहीं से चुन बीज के लाते थे, उसका उत्पादन नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि कोई खेत है उसमें लगा दिए अब बड़ा होगा फिर खाएंगे, ऐसा नहीं था। वो ढूंढते थे, उसको मिल गया तो चलो खा लेते, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग क्या करते थे, वो लोग संग्राहक थे, संग्रह करते थे, चाहे वो शिकार करके लाना हो, किसी भी चीज़ का शिकार हो सकता है, चिड़िया का हो, किसी जानवर का हो, या फिर अंडा संग्रह करना हो गया, खाद्य मूल, ये सब क्या करते थे वो लोग, संग्रह करते थे, लोग उत्पादन नहीं करते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। अब सही बात है, अब इस एरिया में सब कुछ ढूंढ लिया हम लोग, खा लिए, खत्म कर दिए, अब दूसरे एरिया में जाना पड़ेगा, तो एक जगह से दूसरी जगह घुमा करते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, तो जैसे कि एक कारण तो बता ही दिए अभी। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। जाना पड़ता था। सही बात है, और खत्म हो जाएगा एक जगह का तो उसको जाना पड़ेगा दूसरा जगह। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। मान लो कहीं किसी एरिया में हिरन रहता है, उस एरिया में भी हो रहा है वर्षा, तो उस एरिया में हरा भरा रहेगा, लोग सबको मतलब हरा भरा जंगल रहेगा, तो हिरन को खाने के लिए मिलेगा। अब ऐसा मौसम आ गया, पूरा सुखाड़ हो गया, सारा जंगल खत्म हो गया, तो अब हिरन किधर जाएगा, जिस एरिया में जंगल होगा, है ना, तो उधर जाएगा। तो अब यहाँ जो जो उसके शिकार करने वाले लोग हैं, आखेटक लोग जो थे, वो भी उसके पीछे पीछे जाएंगे। तो इस तरह से लोग, दूसरा कारण ये भी था, मतलब दोनों ही कारण किस वजह से हो गया, भोजन इकट्ठा करने की वजह से जा रहे हैं लोग। ठीक है। अब तीसरा कारण देखते हैं, लेकिन देखो इसका ना ये कारण सबको हाईलाइट कर लो, क्योंकि ये ना बाद में लगता है, सब बाद में जब रिवाइज करना होता है तो ध्यान देने में सही रहता है। पहला कारण ये हो गया, दूसरा कारण हम यहाँ देख लिए, और यहाँ पे हम देख लेते तीसरा कारण, ठीक है। अ, अब देखो तीसरा कारण यह है, यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। अब देखो सब आम जो फलता है उसका फलने का एक अपना समय है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग फल का फलने का अलग अलग समय होता है। तो जिस एरिए में है, मान लो वहाँ पे कुछ इस तरह के पेड़ हैं जो कि एक प्रॉपर सीजन में फलता है, तो वहाँ तो उस समय में रह लिया वो, अब दूसरा समय में क्या करेगा, दूसरे फल वाले इलाके में जाएगा, तो इसलिए भी जाते थे। मतलब सारे का जड़ क्या था कि बस वो किस काम से जाते थे, भोजन इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि जीवन के लिए भोजन जरूरी होता है। और चौथा कारण की बात कर ले, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में से ही मिलता है। उस समय में, खासकर उस समय में लोग के पास ये नहीं था इतना तकनीकी टेक्नोलॉजी कि वो आराम से क्या करे कि कल को अंदर मतलब वो गलवा ले, नीचे बोरिंग कर ले, उससे पानी निकाले, ऐसा नहीं था। तो वो लोग क्या करते थे कि झील से, झरना से, नदी से, इन्हीं जगहों का पानी का उपयोग किया करते थे। यदि कोई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और देखो ये यद्यपि हम जानते हैं कि कोई भी नदी और झील का पानी जल्दी सूखता नहीं है, पर कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। कुछ नदी में क्या होता है, जब बारिश नहीं होगा तो पानी नहीं मिलेगा, जब बारिश होगा उसके बाद ही पानी मिल पाएगा, ऐसा भी होता है बहुत बार, ठीक है, बहुत सारी नदियों और झीलों में। तो यद्यपि कई नदी, ठीक है, तो बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो पानी के लिए भी जाएगा, सही बात है, क्योंकि पानी के बिना इंसान जी नहीं सकता है, इंसान या कोई भी जीव जी नहीं सकता है पानी के बिना, ठीक है। तो देखो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। अब देखो हमें किसके बारे में जानकारी पता है, जो कि आज से 20 लाख साल पहले रहते थे, तो आखिर उसके बारे में जानकारी हमें कैसे मिलता है, ठीक है। हम इस बात को जानने के लिए सबको होगा कि क्या आखिर जानते कैसे होंगे, चलो देखते हैं। पुरातत्वविद हम लोग कल पढ़े थे, क्या होता है, जो कि पुरातात्विक चीज़ों का अध्ययन करता है। पुरातात्विक चीज़ क्या होता है, जो कि हम लोग को कहते हैं ना, खुदाई करके निकाला जाता है जमीन के अंदर, जो कि बहुत साल पुराने होते हैं, ठीक है। पुरातत्वविदों की को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। तो उस समय के जो लोग थे, आखेटक खाद्य संग्राहक बोलते हैं, क्या समझो कि 20 लाख साल पहले जो लोग रहा करते थे, और ये नाम उसका क्यों पड़ा था, उसके भोजन एकत्र करने की पद्धति पे
पे पढ़ा था, ठीक है, पद्धति के वजह से पढ़ा था, ठीक है। तो पुरातत्वविद को कुछ ऐसा चीज़ मिला है जो कि जिसका निर्माण और उपयोग जो है ना वो लोग किया करते थे। कौन लोग? आखेटक खाद्य संग्राहक लोग किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों, ठीक है। वो किस टाइप का उम्मीदता है औजार इस्तेमाल करते होंगे? पत्थर का, लकड़ी का और हड्डी का औजार इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखो लकड़ी और हड्डी ये दोनों तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन बचा क्या चीज़ है अभी भी? देखो लकड़ी, हड्डी और पत्थर को अगर बताना तुम्हें कौन टिकेगा सबसे ज़्यादा दिन, तो कौन टिकेगा सबसे ज़्यादा दिन? उसके बाद हड्डी, सबसे कम दिन लकड़ी, क्योंकि लकड़ी तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है, मिट्टी खा जाता है उसे तुरंत। तो ठीक है, पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाते थे, जिसमें कि पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए क्यों इस्तेमाल करते होंगे? फल फूल काटने के लिए इस्तेमाल करते होंगे, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों के खाल उतारने के लिए किया जाता था, ठीक है, इसका इस्तेमाल, ठीक है। औजारों का उपयोग क्यों करते थे ये लोग? तो फल फूल काटने के लिए। अब बहुत बार तो होता होगा कि जंगली जानवर जो आते होंगे उसे भगाने में भी काम आता होगा ना। तो कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ में क्या करता था, जैसे कि मान लो वो पत्थर हो गया, उसे आगे में सेट कर दिया, पीछे में लकड़ी का ये डंटा लगा दिया उसमें, ठीक है, तो वो कैसा भाला ऐसा हथियार बन जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ी का इस्तेमाल सही बात है घर बनाने में या फिर क्या और क्या कहते हैं औजार बनाने में भी किया जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ दिखाया गया है। अब देखो ये यहाँ पे जो इमेज है यहाँ पे कहता है पत्थर के औजार का उपयोग बाएं। ये जो है ये पत्थर का औजार का उपयोग है, ठीक है। यहाँ जो दिखाया गया है ये पत्थर का औजार का उपयोग दिखाया गया है, ठीक है। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। जो जड़ होते हैं ना नीचे में, जैसे कि हम लोग आज के समय में खाते हैं, हम लोग मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, ये सब क्या होता है? जड़ ही तो है, जड़ ही है ये सब, तो हम लोग जड़ खाते हैं, ठीक है। तो उसको खोदने के लिए किया जाता था। और दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था, ठीक है। जानवर का खाल जो होता है वो तो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है ना, तो उसको सिलने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए ना, नुकीला। तो वो उसके लिए ऐसे ही औजार बना लिया करते थे पत्थर के पतले से, ठीक है। तो उससे छेद करके उसमें फिर उसको सिल दिया करते थे, ठीक है। तो इसके लिए भी हुआ करता था। रहने की जगह निर्धारित करना। अब जो है पहले के लोग कैसे रहा करते थे, किस जगह में रहा करते थे, ये हम कैसे जानेंगे? तो उसके लिए कैसे निर्धारित करते हैं ये देखते हैं। मानचित्र 2 को देखो, ये है हमारा मानचित्र 2, ठीक है। ये हमारा क्या है? मानचित्र 2, पेज नंबर 13। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिले हैं, ठीक है। किस तरह में दिखाया गया है? लाल त्रिकोण में। यहाँ पे हम अभी जाएंगे मैप पे देखेंगे, ठीक है। इसमें वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब यहाँ पे प्रमाण मिलने का अर्थ क्या है? वहाँ पे कुछ ऐसा औजार मिला होगा जो कि उस समय के लोग इस्तेमाल कर सकते थे। उम्मीद है कि वो उस समय के लोग ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो लाल त्रिकोण में दिखाया गया है। चलो देख के आते हैं लाल त्रिकोण कहाँ पे है। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है पूरा पाषाणिक स्थल, लिख दिया है ना। यहाँ देखो लाल त्रिकोण है ना, यहाँ पे लिख दिया पूरा पाषाणिक स्थल, पूरा स्थल, ठीक है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। तो देखो कहाँ कहाँ है ये देखो भीमबेटका। रुको एक सेकंड, इसके लिए लाल पेन का मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि लाल है, लाल त्रिकोण के लिए लाल रंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखो तो ये कहाँ पे मिला है? भीमबेटका, ठीक है। देखो ये कहाँ पे है? नर्मदा नदी के पास, ठीक है। ये हो गया। और विंध्या पहाड़ी हम यहाँ देखे थे कल इस बीच में, ठीक है। तो अभी देखो भीमबेटका के पास, और उसके बाद कहाँ पे? यहाँ पे कुरनूल गुफाएं और हुंसगी, ये 3 है, ठीक है। कौन कौन से हैं? भीमबेटका, हाँ, हुंसगी, कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा। ठीक है, कुरनूल गुफाएं, ये सब क्या हमारे हैं? ये सब हैं पूरा पाषाणिक पूरा स्थल। यानी यहाँ पे कौन रहे थे? आखेटक खाद्य संग्राहक लोग रहा करते थे, ठीक है, ठीक है। इनके अलावा भी और कई स्थलों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ठीक है। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो नदी और छोटे छोटे झील जो थे ना,
तो वहाँ पे भी पाया गया है। पर ये सब कुछ मुख्य स्थल है जिसे कि यहाँ पे चिन्हित कर दिया गया। हम टोटल 3 देखे हैं, तो याद रखना कि ये खाद्य आखेटक खाद्य संग्राहक जो है ये पूरा पाषाणिक पुरास्थल में पाए गए हैं। उसके रहने के किस किस जगह पे? कुरनूल गुफाएं के पास, हुंसगी के पास और भीमबेटका के पास। ठीक है, चलो अब देखते हैं फिर आगे। अब यहाँ देखो, भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पे मिला है? भीमबेटका के बारे में कुछ देख लो। अब भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पड़ता है? आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरा स्थल पर गुफाएं व किंदराएं मिली है। क्या मिली है? गुफाएं मिली है और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। ये जो गुफाएं में लोग रहेंगे, सही बात है, वहाँ बारिश, धूप और हवा से राहत मिलेगा, वहाँ सब चीज़ नहीं परेशान करेगा। और गुफाएं नर्मदा घाटी के पास मिली हैं। ठीक है, क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? क्योंकि हो सकता है कि उसके जो मतलब पहली बात, किसी को गुफा मिल गया तो ये झोपड़ी की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा सुरक्षित हो गया होगा, है कि नहीं? तो इसलिए, और यहाँ पे बता ही दिया गया है कि ये हवा, बारिश, धूप इन सब चीज़ से राहत मिलता था वहाँ पे। ठीक है, तो इन वजह से लोग यहाँ रहा करते थे। देखो, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोगों ने ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। और सही बात है, गुफा जहाँ होगा वहाँ पे पत्थर मिलेगा, है ना? तो जब वहाँ पत्थर मिलेगा तो लोग क्या चीज़ का औजार इस्तेमाल करते थे? पत्थर के। तो लोग को जहाँ अच्छा पत्थर मिलेगा ऐसी जगह लोग ढूंढा करते थे। अब देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? शैल चित्रकला, अब देखो शैल चित्रकला क्या होता है। शैल चित्रकला, एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। उनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। कहाँ कहाँ से? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले। इसमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। किसका चित्रण सबसे अच्छा से मिलता है? जंगली जानवरों का। ठीक है, बड़ा कुशलता से सजीव चित्रण मिलता है। शैल चित्र वो होते हैं ना, जैसे कि जो गुफा के दीवारों पे बनाया जाता है, पत्थरों पे जो ऐसे बनाई दी जाता है ना दीवार पे, उसी को शैल चित्र बोला जाता है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब आगे देखो, अब पुरास्थल, हम लोग वहाँ पूरा पाषाणिक पुरास्थल पढ़े थे ना, तो उसमें पुरास्थल जो वर्ड था वो पुरास्थल क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। उन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में बताया जाएगा। ठीक है, अब देखो, पहली बात, पुरास्थल कहते किसको हैं? तो क्या समझ में आया कि औजार, बर्तन, इमारतें जैसी पुरानी चीज़ें जब अवशेष मिलता है ना, अवशेष मिलने का अर्थ ये कि उसका कुछ बचा हुआ थोड़ा मोड़ा भाग हिस्सा मिल जाता है हमें, जो कि बहुत पुराना होता है। ठीक है, तो वो पुरास्थल, उसी जगह को पुरास्थल बोलते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल क्यों, हमें वहाँ से वो क्यों मिलता है? क्योंकि हो सकता है ना लोग वहाँ आए होंगे, उसे बनाया होगा, उसका इस्तेमाल किया होगा, और जब वो उससे और भी बेहतर बनाना सीख गए तो वो उसे छोड़ गए, वहीं पे छोड़ दिए। अब आग की खोज, अब हम क्या पढ़ेंगे? आग की खोज पढ़ेंगे। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। हम लोग अभी कुरनूल गुफा देख लिए थे। ठीक है, कुरनूल गुफा देखे थे, जो कि किधर था? दक्षिण भारत में हमें दिखा था अभी। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ देखो, हम लोग देखे थे अभी कुरनूल गुफा, कुरनूल गुफा हमें दिख गया था। इसके बाद यहाँ पे हुंसगी भी देख लो, और उसके बाद हमारा एक भीमबेटका, ये महत्वपूर्ण है ये सब। ठीक है, तो हम लोग पूरा मतलब कुरनूल गुफा ढूंढो देख लिए, पृष्ठ 13 पे वो तो लिखा है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। किसके? राख मतलब क्या होता है? वो जला हुआ चीज़ का जो अवशेष बचता है उसे ही हम राख बोलते हैं। तो राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कुरनूल गुफा से। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका मतलब क्या है कि वो आग जलाना सीख गए थे।
आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए। सही बात है, आग का इस्तेमाल प्रकाश के लिए करते हैं, मांस भुनने के लिए, और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। जानवरों को, जो खतरनाक जानवर होंगे उसे भी हम दूर भगाने के लिए आग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अब आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं वो तो हम जानते हैं। बहुत सारे बात काम है, हमें खाना पकाना होता है, या फिर भट्ठे में भी इस्तेमाल होते हैं, ईंट पकाने के लिए होते हैं इस्तेमाल, या फिर बहुत सारे काम है जहाँ पे आग का इस्तेमाल होता है। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। पुरातत्वविद वही जो पुरातात्विक चीज़ का अध्ययन करते हैं, उसने इसके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। आरंभिक काल को वो क्या कहते हैं? पूरा परेशान कर। पुरापाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्द पूरा यानी प्राचीन, दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका पूरा का मतलब क्या होगा? प्राचीन। पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। पूरा पाषाण शब्द किससे बना है? दो शब्द के मिलने से, पूरा और पाषाण के मिलने से बना है। पूरा का अर्थ क्या होता है? प्राचीन, और पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। तो जो प्राचीन पत्थर के जो मिले होंगे, जहाँ से उनको क्या बोल दिया गया? पूरा पाषाण स्थल बोल दिया गया। ठीक है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजार के महत्व को बताता है। मतलब देखो, ये जो नाम है पूरा पाषाण काल, इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है? इस नाम से हमको उस पूरा स्थल से जो प्राप्त पत्थर के औजार हैं उसके महत्व को बताता है ये नाम। ठीक है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। क्या समझ में आया? 12। देखो, तो इसमें समझ में क्या आता है कि पूरा पाषाण काल किसको बोलते हैं हम? आज से 20 लाख साल पहले, 1 साल 2 साल करके होगा 1 लाख साल, उसके बाद 2 लाख, 20 लाख। आज से 20 लाख साल पहले से लेके और अब से बस 12,000 साल पहले तक। ऐसे जब इस सापेक्ष में देखते हैं, 20 लाख और 12,000 तो कितना कम लगता है, पर ऐसे 12,000 साल पहले भी बहुत दिन होता है। ठीक है। पर उससे भी बहुत पहले 12 लाख, क्या बोलते हैं, 20 लाख साल पहले का बात है। ठीक है। तो क्या समझे कि पूरा पाषाण काल किस दौर को बोलते हैं? इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब पूरा पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में विभाजित किया जाता है पूरा पाषाण काल को। आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है। मतलब आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास के लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। मानव का इतिहास जब हम पढ़ते हैं ना, जो मानव का इतिहास होता है, इसके अध्ययन को हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, वो अलग बाद में सीखोगे इसके बारे में बढ़िया से। देखो, लगभग 99% जो बात है इंसानी जीवन के जो इतिहास हैं, वो इसी काल के दौरान घटित हुई। ठीक है। 99% बात कौन से काल के दौरान घटित हुई? पूरा पाषाण काल के दौरान। ठीक है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ठीक है। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव, ठीक है, पर्यावरणीय बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा काल का बात होता है? ये मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग का बात होता है। ठीक है। पर्यावरण, ये पूछा जाएगा कि पर्यावरण में जो चेंज आया, पर्यावरण में जो बदलाव आया, ये कौन सा काल में आया? मध्य पाषाण। मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथ। ठीक है। मेसोलिथ एज कहते हैं इसको। तो वो पढ़ोगे मेसोलिथिक एज क्या होता है, ये सब मतलब इसको इंग्लिश में बस नाम दे दिया गया मध्य पाषाण काल को, मेसोलिथिक एज। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग। ठीक है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। किसका? मध्य पाषाण का। पहले हम पूरा पाषाण पढ़ लिए। पूरा पाषाण को 3 भाग में बांटे: आरंभिक पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग, आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उत्तर पूरा पाषाण युग। लेकिन देखो, ये पे मध्य पूरा पाषाण और मध्य पाषाण में फर्क है। ठीक है। एक पूरा पाषाण युग वो सबसे, जैसे कि देखो यहाँ देखो, ये मान लो, इसको हम पहली बात, हम अपने इतिहास को कितने यहाँ पे बांटा गया है, इसको एक बांटा गया पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। ठीक है। अभी पढ़ोगे आगे नव पाषाण काल। ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये पहला वाला है यानी कि पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण को 3 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है। कौन कौन सा में?
इस पहले बाद आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर। उत्तर पूरा पाषाण काल। यहाँ पे देखो ये मध्य पूरा पाषाण काल था, लेकिन ये मध्य पाषाण काल है, या जो मध्य पाषाण युग हम पढ़े थे ना अभी, मेसोलिथ, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव हुआ, वो इसमें हुआ, ठीक है, वो किस में हुआ, इस वाले में हुआ, और ये अलग था, ठीक है। तो देखो पर्यावरणीय बदलाव कब होता है, मध्य पाषाण युग में। इसका समय लगभग, पहली बात कि पूरा पाषाण युग का समय कब हम देखते हैं, 20 लाख से लेके 12,000 तक। अब 12,000 से लेके 10,000 साल तक को क्या बोला जाता है, लगभग 12,000 लाख, सॉरी 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक हम क्या बोलते हैं, मध्य पाषाण युग, ठीक है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। अब देखो इस काल में, किस काल में, अब हम देखें, इन्हें मैक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल कहा था। देखो जिस काल में पत्थर के औजार बहुत छोटे होने लगे, उस काल को हम क्या नाम दे दिए गए, माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाने लगा, ठीक है। माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब क्या होता है, बहुत छोटा, ठीक है, सूक्ष्म। तो जब पत्थर के औजार पहले क्या होंगे, देखो स्टार्टिंग में लोग क्या किया होगा, जस्ट पत्थर उठाया होगा, वो देखा होगा ये स्ट्रांग है, ये किसी को चीर फाड़ सकता है, हम किसी को मार सकते हैं या कुछ काट सकते हैं इससे, तो इस्तेमाल करने लगा होगा। पर धीरे धीरे लोग क्या होगा, उसका इस्तेमाल करते करते उसमें कुछ कुशलता हासिल किया होगा, कि उसको लोग समझ गया होगा इसे घस घस के इसको हम छोटा बना सकते हैं, इसमें और धार बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे पत्थर के औजार में परिवर्तन आने लगेंगे, धीरे धीरे वो उन्नत होने लगेंगे, मतलब अच्छे किस्म के होने लगेंगे, ठीक है। तो जब अच्छे किस्म के होने लगेंगे तो क्या होगा, इसी आधार पे उसकी जो संस्कृति में क्या होगा, बदलाव आ गया। हाँ, तो क्या, क्योंकि देखो पहले जो है वो जब नॉर्मल पत्थर का इस्तेमाल करते होंगे तो खेती के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाते होंगे उसको, लेकिन जब बाद में नव पाषाण काल में आगे होंगे तो वो अच्छे अच्छे हथियार औजार बनाने लगे होंगे, तो उसके बाद वो खेती में देखे होंगे मिट्टी कोड़ सकते हैं, इसमें हम इसके बीज अगर कहीं फेंक दिए होंगे, देखे होंगे बीज से उससे पौधा उग जाता है, फिर वो बाद में फल देता है, तो वो फिर उसका इस्तेमाल वहाँ पे करते होंगे, ठीक है। तो टोटल जो तरक्की हुआ किस आधार पे, औजार के आधार पर, ठीक है। तो इसीलिए सबसे उन्नत ये तीन में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में सबसे उन्नत कौन सा होगा, नव पाषाण काल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इस काल में पाषाण औजार, पत्थर के औजार यानी आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है, ठीक है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। देखो मुट्ठे मतलब जो इसे हम पकड़ते हैं, जहाँ पकड़ने का डंडा बनाते हैं ना, वो तो वो किसके बने होते थे, खास तौर पे हड्डियों के और लकड़ियों के मुट्ठे बने होते थे, और हंसिया और आरी जैसे औजार बनाए जाते थे इससे, ठीक है, औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अब कुछ औजार ऐसे भी थे जो कि पूरा पाषाण काल के, जैसे भाला ऐसा औजार था ना, वो भी बनाया, पूरा भाला ऐसा औजार कब इस्तेमाल होता था, पूरा पाषाण में ही, तो उसके जैसे ही औजार इस काल में बनाए जाते थे कुछ कुछ। अगले युग का शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहते हैं। अब हम लोग कहाँ तक देख लिए थे, कि लघु पाषाण, मतलब ये जो हम देख लिए लघु पाषाण देख लिए, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे हम मध्य पाषाण काल का बात किए, तो मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ कि पर्यावरणीय बदलाव हुआ, और पत्थर का औजार क्या हुआ, कुछ छोटा हुआ। कैसा हुआ, छोटा हुआ। तो इसी मध्य पाषाण काल में ही क्या होता है कि उसके कुछ जो छोटे हुए, तो औजार क्या हुआ, बहुत छोटा हुआ। तो इसलिए इसमें हम क्या देखें कि इस समय में कुछ तरक्की हुआ, पूरा पाषाण काल के रेस्पेक्ट में कुछ अच्छा आगे बढ़े ये लोग, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, अब अगले युग का शुरुआत क्या होता है, लगभग 10,000 साल पहले होती है। क्या है कि हम क्या देख लिए, 20 लाख से लेके 12,000 साल पहले तक की बात को किसमें पढ़ेंगे, पूरा पाषाण काल में। उसके बाद 12,000 से लेके 10,000 साल पहले तक का बात किसमें पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल में। उसके बाद 10,000 के साल के बाद की बात को किसमें पढ़ेंगे, हाँ। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लगभग 10,000 साल पहले क्या शुरुआत होता है, नवपाषाण युग का शुरुआत होता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। इनके अगले अध्यायों में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। तो अब देखो कुछ स्थान के नाम हमने जो रखे हैं हम उस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पर पहले इसके क्या नाम थे वो हमें पता नहीं है, पर हम अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज वो उसी नाम से प्रचलित है। तो अब देखो बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। अब देखो 12,000 साल पहले कौन सा युग था, मध्य पाषाण का था,
उससे 12,000 साल से पहले कौन सा था? क्या कहते हैं, क्या था? पूरा पाषाण पूरा काल। पाषाण ठीक काल। है। लेकिन ये क्या हो गया, 12,000 साल पहले की दुनिया में जलवायु में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, परिवर्तन आया। जो कि अभी हम पढ़े थे कि मध्य पाषाण काल में ही जलवायु में परिवर्तन आया। ठीक है। हम्म, तो लगभग कितना साल, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। क्या हुई? गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। गर्मी बढ़ने लगी, इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। अब देखो, गर्मी बढ़ने से घास वाला मैदान कैसे बनने लगेगा? कैसे बनेगा? घास तो सूखना चाहिए ना, लेकिन क्या था ना, बर्फ था सब जगह जमा। हम्म, मतलब जब बर्फ खत्म हो गया तो उससे क्या होगा, घास वाला मैदान होगा, मैदान होगा। ठीक है। तो मैदान में क्या होंगे, घास होंगे। और धूप मिलने से बहुत सारी चीज़ जल्दी बढ़ते भी हैं, तो घास वास उगने लगे। इससे हिरन, बरसिंघा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। अब देखो, जब घास बढ़ेगा तो घास खाने वाले जीव में बढ़ोतरी आएगा। क्या? जब घास बढ़ रहा है, देखो इसका कभी कभी ऐसा लगता है ना मन में कि सोच के कि जब घास घट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको खाने वाला प्राणी कम हो रहा होगा। हम्म, लगता है ना, खाने वाला कोई नहीं है तभी तो बढ़ रहा है, पर ऐसा नहीं है। जब बढ़ना किसी का शुरुआत होता है ना, तो जो उसे खा के अपना जीवन बसर कर सकते हैं, वो बढ़ता है अपने आप, हम्म, क्योंकि उसे खाना मिल रहा है। खाना मिलेगा तो वो बढ़ेगा ही। ठीक है। तो ये सब किस तरह के, ये सब जो है कि जिसमें कि हिरन, बरसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, जो कि ऐसे जानवर जो कि क्या करते हैं, सिर्फ घास खा के बढ़ सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, उसकी संख्याएं बढ़ी। ठीक है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। अब देखो, वो जानवर जो घास खाते हैं, जैसे कि इसके बारे में भी हम पढ़ लिए, भेड़ बकरी वगैरह जो होते हैं जो घास खाते हैं, तो शिकारी लोग क्या करेगा, जिधर में ये लोग बढ़ेगा उसके पीछे ये लोग आएगा हम्म, कि हम उसको शिकार करेंगे। और जब वो इसके पीछे आए तो वो गौर करने लगे कि ये लोग क्या खाता है, कैसे खाता है। वो लोग देख लिया कि ये फलाना घास खाता है, ऐसे ऐसे चीज़ रहता है। ठीक है। और वो देख लिए कि ये आखिर प्रजनन कैसे करता है, मतलब आखिर देखो, पहले रहा होगा दो, उसे फिर उसके कुछ बच्चे हुए होंगे, फिर वो ऐसे बड़ा होगा सब। ठीक है। तो प्रजनन सब करते हैं, तो इसके प्रजनन की जानकारी सब वो हासिल करने लगा, आखिर ये सब कुछ कैसे होता है। तो हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। अब देखो, बकरी को देख लिया, ये खाता क्या है, कैसे प्रजनन करता है, तो उसके पकड़ के अपना घर में रखने लगा कि चलो ठीक है, हम इसको खिलाएंगे, प्रजनन करेगा, हमको हमारा ज़रूरत से पूरा होगा। गाय रखने लगा होगा कि चलो हम इसे, मुझे ये गाय दूध दे देगी। ठीक है। या फिर खा भी लेता होगा उसे। ठीक है। तो इसे सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई होगी। हो सकता है पानी में देखा होगा, समझ गया होगा, इसे भी पका के खा सकते हैं, तो मछली भी इसके भोजन के स्रोत बनेंगे। तो ये कौन सा साल की बात, हम कब का बात कर रहे हैं लोग, 12,000, मतलब मध्य पाषाण काल का बात कर रहे हैं। तो मध्य पाषाण काल में ही क्या हुआ, हम इसे सोच सकते हैं ना, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ होगा, पालतू बनाया गया होगा जानवरों को, जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने लगे होंगे, हम्म, पालने की बात सोचने लगे। तब देखो, जब मतलब पालना यहाँ से शुरू हो गया, और मछली भी भोजन के रूप में भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। ये सब कब का बात चल रहा है, मध्य पाषाण काल का बात चल रहा है। ये बात हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 12,000 साल पहले का बात, और 12,000 साल से लेके 10,000 साल साल पहले तक का बात किसमें पढ़ते हैं, मध्य मध्य पाषाण काल पाषाण में। काल में। ठीक है। हो सकता है ऐसे पूरा पाषाण भी कह दे, क्योंकि 20 लाख से 12,000 साल तक पहले तक का भी तो बात हम कहते हैं पूरा पाषाण में, तो वो हमें क्लियर होगा आगे। ठीक है। खेती और पशुपालन की शुरुआत, अब किसके बात करेंगे हम। खेती पशुपालन की। हाँ, तो अभी हम देखें कि हो यहाँ पे सोचा कि चलो ठीक है, इस तरह से हम इसको पाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे शुरुआत कैसे हुई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। अब देखो, 12,000 साल पहले ही क्या हुआ कि पर्यावरण में बदलाव आया, और इसके दौरान क्या हुई, घास के मैदान हो गए, घास के मैदान रहने होने लगे ज़्यादा। तो इससे क्या होगा, घास के मैदान में जो कि धान गेहूँ भी थे, एक तरह से कुछ घास ही होगा जिसमें कि ये अब अनाज आया होगा, तो लोग समझा कि हाँ, इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी दौरान उसी 12,000 साल वाले दौरान में विभिन्न इलाकों में क्या हुए, गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। मतलब इसका उत्पादन नहीं किया गया, ये लोग उगा रहा है अभी नहीं, ये लोग अपने आप ऐसे उग गया होगा। ठीक है। प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। ठीक है। क्योंकि वो लोग संग्राहक ही तो थे, तो वो लोग हो सकता है कि महिला पुरुष क्या किए होंगे, इसको भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। अब देखो,
पहला बार गया तोड़ के ले आया तो कोई समझ में नहीं आया होगा, दूसरा बार तीसरा बार जब देखा होगा तो हो सकता है उसके दिमाग में आया होगा कि अच्छा ये किस जगह में उग सकता है, ठीक है, ऐसे क्षेत्र में ये उग जाते हैं, इसके नमी मिलते हैं, इसे मतलब ऐसे ऐसे जगह होते हैं तो यहाँ पे ये उगते हैं, वो सब बात समझ लिए होंगे। ऐसे करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिए होंगे, अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इसका मतलब क्या हो गया, खेती का शुरुआत, धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे, ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो गए और कृषक बन गए होंगे, है ना। तो यह सब समझ में आ रहा है ना कि मतलब बात कैसे बढ़ रहा है धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे समाज तरक्की कर रहा है, ठीक है, प्रगति कर रहा है। तो खेती और खेती के बारे में हम समझ गए कि धान गेहूँ इस तरह से होगा। पशुपालक कैसे बने उसके बारे में थोड़ा बहुत हिंट हमें ऊपर मिला था। इस तरह लोग अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, ठीक है। इसी तरह से लोग क्या किएंगे, अपने आसपास में चारा रख दिए होंगे घर के बगल में, चलो मैं कहीं से घास ले आया रख दिया इसको, धीरे धीरे जानवर वहाँ आते होंगे खाते होंगे, ठीक है। तो फिर वो धीरे धीरे क्या किया, इसी तरह से पालतू बना लिया, ठीक है। जानवरों को पालतू बनाया गया। वह कुत्ते को जंगली वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था, जिस जानवर को मतलब पहले रुको एक सेकंड, सबसे यहाँ पे एक लाइन मिस हो गया, आकर्षित कर पालतू बनाते हैं। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते के जंगली पूर्वज था। तो कुत्ता का जो जंगली होता है, देखो कुत्ता का धीरे धीरे क्या होता है, सब कुछ बदलता है, धीरे धीरे सब कुछ तरक्की करता है। तो जब हम लोग मतलब जो एक किताब है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कहते हैं उसको, ठीक है। तो उस किताब में ऐसे दिखाया गया कि इंसान जो है ना, जो आप इस हम लोग अभी जिस रूप में हैं, हम इस रूप में कैसे आए हैं, वो दिखाता है कि एक बंदर जैसे एक प्राणी था, ठीक है। तो उसी से हम लोग क्या हुए, हम होमो सेपियंस का उदय हुआ है, धीरे धीरे वही प्रगति करके हम लोग का रूप में आए हैं, ठीक है। तो ऐसा तो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात, ये जब बाद में पढ़ोगे ठीक से तब समझ में आएगा, ठीक है। तो वो भी जो जानवर को पालतू बनाया गया था ना, वो अभी वाला कुत्ता तो नहीं था, पर इसी कुत्ता का जो पूर्वज थे, इसके ही पुराने जो मतलब वर्जन थे समझ लो, उसको पालतू बनाया गया था। मतलब एक तरह का कुत्ता मान सकते हो। पहले किसको, सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया, कुत्ता को। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, सबसे पहले किसको पालतू बनाया गया, कुत्ता को। धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। मतलब उत्साहित कैसे करेगा, चारा रख देता होगा कि आओ खाओ आराम से, ठीक है। तो किसको धीरे धीरे इसके बाद किसके, भेड़ बकरी गाय सुअर ये सब का पालन शुरू हुआ, ठीक है। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अब जैसे भेड़ है बकरी है गाय है, ये सब क्या होता है, झुंड में रहता है और ज़्यादातर क्या खाता है, घास ही खाता है, ठीक है। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए। अब देखो, जब कोई बकरी को बचाता होगा तो वो धीरे धीरे बकरी सब समझ गया होगा कि इस एरिया में रहते हम सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अब धीरे धीरे बचा के रखने लगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, अब वो जब जो बचाता होगा वो अपने पास रख लेता होगा उसे, ताकि इससे उसकी ज़रूरत पूरा हो जाता होगा और वो जानवर भी यहाँ रह लेता होगा आराम से। सब कुछ हो रहा है, पशुपालक भी बन गए। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया। अब देखो, सबसे पहली बात ये, कुत्तों को ही क्यों पालतू बनाया गया होगा, आखिर सोचने का बात है। क्योंकि वही हम पढ़े कि कुत्तों को ही पालतू बनाया गया था। तो इसका क्या वजह हो सकता है कि कुत्ता ये बात के लिए ना, मतलब वो जब से कोई जानवर जब देखता होगा कोई जानवर जंगली जानवर इधर आ रहा है, तो वो आप भोग भोग के ऐसे करके वो अपना ये निकाल के उसे बता देता होगा इंसान को कि हाँ अभी कुछ जानवर आ रहा है, कुछ होने वाला है, कुछ दिक्कत है। तो इसलिए वो लोग अपना सुरक्षा के लिए खासकर बनाए होंगे कुत्ता को। ये तो हो सकता है खा भी लेते होंगे, ठीक है। तो दोनों काम में आ जाता होगा। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। किस बसने का प्रक्रिया का अर्थ जब इस किताब में लिखा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, बसने का प्रक्रिया में लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल जो करने का नाम है, इसी को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। उपनाम अपना अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। अब देखो, जैसे कि पहले जो जानवर था वो क्या करता था, घूमता था जंगल में अपना, है ना। वो जो मिलता था वो खाता था, जैसे था वैसे जीता था। जब जानवर आता था शिकार करके ले जाता था। लेकिन जो अपना लिए गए थे, जो अपने पास रख लिए गए थे इंसानों द्वारा, वो क्या होते थे, इनसे, ये जंगली जानवर थे इससे अलग होते थे, भिन्न होते। इसी वजह से इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते थे।
वो क्या करते थे, चुनते थे कि हाँ हम इसको पालतू बनाएंगे, ये करेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों या जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावनाएं कम होती थी। तो किसे अपनाएंगे, सही बात है, जो जानवर कम बीमार पड़ता होगा उसी को अपनाएगा लोग, ताकि ज़्यादा दिन तक टिकेगा। जो पेड़ पौधा जल्दी खत्म नहीं होता होगा, ख़राब नहीं होता होगा, जो जल्दी सड़ नहीं जाता होगा या फिर मुरझा नहीं जाता होगा, ऐसे पौधों को लोग चुनेगा, ताकि हाँ चलो सही है, ये क्या होगा, रहेगा तो हमें भी अपना फ़ायदा मिलेगा। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। किसे चुनते थे, जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे। साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। अब देखो कि अनाज का दाना जब पकेगा तो मतलब अनाज में जब दाना अच्छा होगा तो वो वजन वाला होगा, तो उसके डंठल भी स्ट्रांग होना चाहिए ताकि उसको संभाल के रखे, ठीक है। तो ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित कर सके। अब देखो, अब ऐसे ही जो पौधे होंगे उस, क्योंकि वो चुन लिया है कि ये अच्छा है, इसके डंठल भी मजबूत हैं, इसे दाना भी बड़े बड़े मिलते हैं हमें, तो उससे लोग का पेट ज़्यादा भरेगा। तो क्या करेगा वो कि उसके जो बीज हैं उसे सुरक्षित रखेगा। फिर से वो क्या करेगा, उसके मौसम जब उसे पता होगा कि हाँ इस समय में ये उगता है, तो वो, क्योंकि वो धीरे धीरे देख के पता लगा लिया था कि इस समय में उगता है, तो उस समय वो खुदाई करेगा, फिर उसे उपजाने का कोशिश करेगा। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। मतलब देखो, क्या कोई शेर को पालतू बनाएगा, नहीं, क्योंकि वो मार के खा जाएगा। पर बकरी को प्रजनन के लिए रखेगा ताकि वो अगर प्रजनन करे भी तो इसे इंसान को दिक्कत नहीं देगा, उससे इंसान की ज़रूरतें पूरी होंगी, ठीक है। तो इसलिए जो अहिंसक होंगे, आमतौर पर जो अहिंसक होंगे, ऐसे ही जानवर को क्या किया जाएगा, पालतू बनाया जाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए, क्योंकि ये क्या करते होंगे, जो हिंसक जानवर होते होंगे उसे तो ये जंगल में ही छोड़ देते होंगे और उससे बचते भी होंगे, बच के भी रहते होंगे। लेकिन जो अहिंसक जानवर होते होंगे उसे क्या करते होंगे, चुन के अपने पास लेके चले आते होंगे कि चलो ये रहेगा तो इसका तो सुरक्षा हम कर लेंगे और ये हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, तो इसके भोजन के लिए जो होगा तो ज़रूरत की चीज़ें तो दे ही देंगे। तो इससे क्या होगा, जो पास रहने वाला जानवर होगा, जो अपने पास ये लोग रखता होगा, पालतू बनाता होगा, वो क्या होगा, कम हिंसक होगा, मतलब या तो हिंसक होगा ही नहीं, ठीक है, मतलब वो किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। तो इस तरह, और जो जंगल में रहते होंगे वो क्या होंगे, हिंसक होंगे, इसलिए वो दोनों क्या होगा, दोनों जानवरों में कुछ अंतर होगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, क्योंकि ये हिंसक है नहीं, तो इसको उसका ज़रूरत है नहीं, तो ये क्या होंगे, कम ही छोटे होंगे, कम ही मतलब होंगे, छोटे ही होंगे उससे। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। जो बड़ा है वो स्वाभाविक है जंगली सूअर का होगा, जैसे कि ये वाला, ये किसका होगा, जंगली सूअर का होगा। लेकिन जो यहाँ पे छोटा वाला है ये पालतू सूअर का होगा, है कि नहीं, क्योंकि जंगली सूअर को अपना सुरक्षा भी करना होता है, शिकार भी करना होता है, पर ये जो होते हैं पालतू, इसे तो सब कुछ हम दे देते हैं। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वे इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। आज जो हम भोजन खाते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से, ठीक है। कब शुरू हुआ, ये 12,000 साल पहले शुरू हुआ, क्या, बसने की प्रक्रिया, ठीक है। वास्तव भोजन कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो देखो, कृषि के लिए सबसे पहले क्या उपजाया गया, हाँ, गेहूं और जौ सबसे प्राचीन फसल में आते हैं जिसको उपजाया गया। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। सबसे पहले पालतू बनाए गए में क्या आएगा, कुत्ता के बाद भेड़ बकरी, क्योंकि ये सब क्या होंगे, हिंसक होते हैं, ये सब भेड़ बकरी नहीं होते हैं, ये सब बस प्रजनन करते हैं, उससे हमें फ़ायदा मिलता है और कोई हमें नुकसान भी नहीं देता ये लोग, तो लोग ऐसे ही जानवरों को चुनते भी थे। अब है टॉपिक एक नवजीवन शैली। क्या, एक नव जीवन शैली, एक नवीन जीवन शैली का मतलब क्या होता है, नया, नवीन का मतलब क्या होता है, नया, एक नया तरीका जीवन शैली अब शुरुआत होगा। पहले क्या होता था, लोग क्या थे, आखेटक और खाद्य संग्राहक थे, मतलब वो जो क्या थे, भोजन ढूंढते थे,
मतलब जानवर का शिकार कर लेते थे जाके कहीं से, जो भी खाने पीने का जो कंद मूल मिलता था, फल फूल जो भी मिले उसे एकत्र करते थे। लेकिन अब क्या है कि ये पालतू बना लिए हैं जानवरों को, और खाद्य जो पदार्थ है उसका उत्पादन सीख गए हैं, सिर्फ बीज बचा के रखने लगे हैं। तो अब क्या हुआ, एक नया तरीका का जीवन शैली सुख का शुरुआत होने वाला है। अब जब लोग उत्पादन करना सीख गया है तो क्या वो भटक के एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अब क्या हो रहा है, इसमें एक नया तरह का जीवन शैली का शुरुआत हो रहा है, ठीक है, समाज में। चलो पहले यहाँ पे देखो अनाज के उपयोग, यहाँ क्या दिए हुए हैं, अनाज के उपयोग। अनाज के उपयोग। तो देखो बीज के रूप में अनाज का उपयोग कर सकते हैं, ताकि मतलब जिस समय इसका सीजन आने वाला है उस समय छिड़क के। खाद्य के रूप में मतलब खाने के लिए इस्तेमाल कर ही लेंगे। उपहार के रूप में मतलब किसी को दे भेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें पसंद है उसे हम दे भी सकते थे उस समय में, क्योंकि खाना का ही तो इम्पोर्टेंस था उस समय पे। तो उपहार के रूप में। और भंडारण के लिए, भंडारण के लिए का इस्तेमाल का अर्थ क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी अगर हम इसे करके मतलब उपजा के रख लेते हैं अपने पास, तो जिस समय में खाना नहीं मिल रहा होगा उस समय हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, तो उस समय हम इसका उपयोग करेंगे। तो यही भाषा यहाँ पे एक नवीन जीवन शैली में देखो, तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। सही बात है, बीज बोते तो विकसित होने में कुछ समय लगता है ना। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है, उस बीज पे डिपेंड करता है क्या चीज़ का हम बोए हैं, ठीक है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह लंबे समय तक रहना पड़ा। अब क्योंकि वहाँ पे अगर बीज बो दिए हैं तो उसे देखभाल तो करना पड़ेगा, तभी तो वो फल देगा। तो उसे बोने के बाद वो क्या करते थे, उसकी देखभाल के लिए उसे एक ही जगह पे रहना पड़ता था लंबे समय तक। बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। तो जब बीज बोते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसका फसल काटने के बीच में हम बहुत सारे काम होते हैं, जिसमें उसमें सिंचाई करना होता है, मतलब पानी देना पड़ता है, खरपतवार यानी कि जो जंगल झाड़ होते हैं वो उसे हटाना पड़ता है, और जानवर और चिड़िया से भी उसका सुरक्षा करना होता है। ऐसे बहुत सारे काम थे जिसके लिए उसे एक ही जगह रहना पड़ता था लंबे समय तक। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। सही बात है, कटाई करेगा उसको संभाल कर रखना पड़ेगा ना, सब कुछ, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे वो, उतना मेहनत किया हुआ सब बर्बाद हो जाएगा। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। अब क्योंकि वो किस तरह के इस्तेमाल करते थे अनाज का इस्तेमाल, भोजन और बीज दोनों ही रूप में बचा कर रखते थे, ठीक है। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। तो अब सही बात है, दिमाग में आता है ना कि जब आखिर सोचो, हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना, आखिर सोचो पहला बार जो इंसान होगा वो कैसे करके सोचा होगा कि संभाल के कोई चीज़ को रख सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं। वो इसी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि वो इतना समझ गए कि ये अनाज जो इसे हम खा सकते हैं और फिर दोबारा बो देंगे तो इससे फिर और उगा भी सकते हैं, दोबारा उत्पादन भी कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करेगा, किस काम का जरूरत पड़ेगा उसे, क्योंकि उसे पता था कि वैसा मौसम मिलेगा, कोई एक प्रॉपर मौसम है, उस मौसम में ही इस चीज़ को हम उपजा सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, तब तक उसे सहेज के रखना पड़ेगा ठीक ढंग से, है ना। तो इसे ही रखने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम भंडारण बोलते हैं। तो भंडारण के लिए सोचनी पड़ी। तो भंडारण का शुरुआत समझ में आ गया कैसे हुआ। बहुत से इलाकों में लोग ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनवाए। क्या किए, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनवाए, टोकरियाँ बुनी, या फिर जमीन में गड्ढे खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अब देखिए अब जब हमें लग रहा है कि अब हम बात करते हैं कि शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले लोग जो थे, क्या वो बर्तन बनाते होंगे? अब ज़्यादा संभावना क्या है कि नहीं बनाते होंगे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो जब शिकारी हैं तो वो जाके शिकार करते होंगे, है ना, और आराम से खा लेते होंगे, फिर दोबारा जाते होंगे शिकार करते होंगे, अपना जो भोजन थे ढूंढते होंगे, फिर खा लेते होंगे। उसे भंडारण का आवश्यकता नहीं था, तो वो क्यों ही बर्तन बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब जब उसे भंडारण करने का जरूरत पड़ा है तो इस समय में लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनवाने लगे। कितने प्रोसेस से तरह से करते थे, मिट्टी के बड़े मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन, और टोकरियाँ, और जमीन में गड्ढा खोद कर। इन तीन तरीके से वो क्या किया करते थे, स्टोरेज किया करते थे, ठीक है, भंडारण किया करते थे, ये तीन तरीके से। जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर और चलते फिरते खाद्य भंडार, ठीक है। अब हम इसके बारे में देखेंगे। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है, ठीक है,
अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। अब सही बात है, गाय अगर पालेंगे तो उसकी देखभाल करेंगे तो वो बच्चे देंगे, फिर वो बढ़ेंगे भी, और बहुत सारे बच्चे होंगे तो उससे क्या होंगे, खा भी सकते हैं हम उसे, और क्या कर सकते हैं, उससे दूध भी मिल सकता है हमें, जिससे कि क्या होगा, वो भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। सही बात है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। देखो, चलते फिरते खाद्य भंडारण में हम क्या समझे कि जहाँ हम जाएंगे जानवर को, अपना पालतू जानवर को साथ में लेके जा सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ का भंडारण क्यों करते हैं, ताकि हम उसे बाद में खा सके, है ना, बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन पशु को देखो, उसका हम देखभाल बस कर रहे हैं, साथ साथ है, पर ज़रूरत पड़ने पर हम उसे खा भी रहे हैं। तो ये हमारा ये हुआ ना कि हम इस समय जो भोजन को बचा के रखे हैं वो हम बाद में खा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, चलता फिरता भंडारण हो गया, क्या, पशु। तो याद रखना कि चलता फिरता भंडारण का उदाहरण क्या है। पशु। हम्म, पशु भोजन के भंडारण का एक तरीका है। पशुपालन क्या है, भोजन भंडारण का एक तरीका है। अब देखो, अभी के समय में अगर कोई इंसान खेती करता है तो वो अपना धान और चावल को क्या करेगा, भंडारण करके रखेगा, स्टोरेज करके रखेगा। पर जो इंसान पशुपालक है वो भी तो अपना चीज़ को भंडारित ही करके रख रहा है ना, वो भी तो जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो वो भी क्या है, पशुपालन भी क्या है, भोजन भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है। आज जानवर का उपयोग किस लिए होता है, ठीक है। आज के समय में जानवर का उपयोग किस लिए होता है, इस बात के बारे में पूछ रहा है। सही बात है, आज के समय में तो खासकर हम उससे अपने भोजन के का ही उपयोग की चीज़ें निकालते हैं, पर कपड़े बनाने में भी उसके इस्तेमाल होते हैं। जिससे उसे अगर मार दिया जाता है तो उसे खा जाता है, फिर उसके जो खाल होते हैं उसे उतार के हम क्या करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैंसी, बहुत कीमती, कॉस्टली वाला उसे लेदर के जैकेट्स वगैरह या फिर कोई शूज़ वगैरह बनवाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ठीक है। तो उसे बहुत सारे और भी काम होते हैं इसके, ठीक है। तो आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आरंभिक मतलब पिछले समय के जो थे पशुपालक और कृषक, उसके बारे में। चित्र मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 देखो। क्या तुम्हें कोई नीले वर्ग दिखाए गए हैं, किस तरह के नीले वर्ग दिखाए गए हैं, नीले वर्ग, जस्ट वेट, नीले वर्ग दिखाए गए हैं। इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिला है। क्या, कौन सा, पुरातत्वविदों को, एक सेकंड, कृषकों और पशुपालक होने का साक्ष्य मिला है। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, कोई एक प्रॉपर हिस्सा में नहीं। ये कहाँ मिले हैं, पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूरब तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। किधर किधर मिले हैं, खासकर पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र में, मतलब जिस क्षेत्र में किरथर पहाड़ियाँ थी, जो हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, ठीक है। तो किरथर पहाड़ियाँ वगैरह जिधर थी वो कौन से, पश्चिम और उत्तर क्षेत्र था ना, ठीक है। पश्चिम मतलब हमारा लेफ्ट साइड, और उत्तर मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वो मानचित्र अभी हम जब देखेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक। तो ये सब क्षेत्र अब हम जाके देखते हैं कि नीले वर्ग हमें दिखाया गया है। किस तरह दिखाया गया ये, नीले वर्ग में, वहाँ पे प्राचीन कृषक लोग रहा करते थे, ठीक है, कृषक और पशुपालक, ठीक है। यहाँ देखो, इसके लिए मैं नीला कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखो, जैसे कि मेहरगढ़, यही क्षेत्र क्या है हमारा, पश्चिमोत्तर क्षेत्र है। बुरजहोम, ठीक है, वो हमारा उत्तरी क्षेत्र में पड़ गया। और यहाँ देखो, चिरांद, कोल्डी हवा और महागढ़ा, ठीक है, ये क्या हो गया, मध्य क्षेत्र में मिल रहा है हमें। और दाओजली, हेडिंग और हलूरू, हलूर, ठीक है, ये कुछ जगह है। और पेयमपल्ली, ठीक है। ये सारे जगहों पे क्या मिले हैं, प्राचीन समय के कृषक और पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये देखो पूरे महाद्वीप उपमहाद्वीप में फैला है, ठीक है, पूरे उपमहाद्वीप में फैला है, सारे क्षेत्र में भी मिल रहे हैं ये। देखो, उत्तर में भी मिल रहा है, दक्षिण में भी मिल रहा है। उत्तर में बुर्जहोम देख सकते हो, दक्षिण तरफ में यहाँ पे पेयमपल्ली देख सकते हो, हलूर देख सकते हो, पश्चिमोत्तर में क्या कहते हैं, मेरगढ़ देख सकते हो, उधर दुआजली देख सकते हो, पूरब में
और चिरांद देख सकते हो, यहाँ पे मध्य भाग में कुलडी हवा और महागढ़ देख सकते हो। तो ये सब का लोकेशन याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है अभी ध्यान हम लोग दे लिए, देख लिए ये सब कहाँ पे है। देखो भीमबेटका के बारे में क्या पढ़े थे, मध्य प्रदेश में, और ये भी इसके आसपास में कुलडी हवा और महागढ़ पड़ रहा है, ठीक है। तो इधर बगल में उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के रीजन में से पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, नवपाषाणिक स्थल है जहाँ पे ये सब मिले हैं। ये सब कौन कौन से काल की बात हो रही है, जब मतलब कृषि और पशुपालन का शुरुआत कब माना जाता है, नवपाषाण काल में, ठीक है। ये इस समय में लोग बन चुके थे, हालांकि ये शुरुआत हो गया था मध्यपाषाण काल में ही। अब हमारे टॉपिक पे अब हम लोग ये पढ़ लिए, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडारण का एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे तो इसके बारे में पढ़ लिए कि ये पूरा क्या मिले हैं, कृषकों और पशुपालकों के होने का साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। नीले वर्ग में जो दिखाए गए थे, जिसमें कि उपमहाद्वीप, ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, पश्चिमोत्तर क्षेत्र और आधुनिक कश्मीर और पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं, ठीक है। भारत में वास्तव में यह निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालक की बस्तियां थी। ये सब स्थान क्या थे, कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन किया जाता है। अब देखो ये सब जो स्थान है, इसे कैसे जांच किया जा सकता है। अब ये पशुपालक की बस्तियां थी या नहीं थी, इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिक जो खुदाई करते हैं, यानी पुरातत्वविद जो खोदते हैं, निकालते हैं, उसमें क्या होता है, वहाँ जो मिले पौधे और पशुओं की जो हड्डियाँ होती है ना, इसके जो अवशेष है ना, नमूने सैंपल्स जो हैं, उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक से उस पर जाँच पड़ताल करते हैं क्या है ये। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा जानकारी किससे मिलता है हमें, हाँ, तो उससे मिलता है। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उप महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियां भी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो किसी का, हर जानवर का हड्डी का डिजाइन अलग अलग होता है, तो अभी के समय में के जानवर की हड्डी और उसको मिलाया जाता है, हमें पता लगता है कि ये मिलता जुलता है किस जानवर की हड्डी से, और उससे हम ये पता लगा पाते हैं कि ये जो पालन करते थे जानवर का, वो किसके पूर्वज हुआ करते थे, कौन से जानवर। जैसे कुत्ता का पूर्वज कब से हमें पता चला कि वो क्या पहले किसको पालतू बनाए थे, कुत्तों को पालतू बनाए थे, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे C14 मेथड, ठीक है। ये कार्बन डेटिंग पद्धति है, जिसके द्वारा जो है ना हम क्या पता करते हैं कि कितना साल पुराना है कोई भी चीज़, ठीक है। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चावल के जो जले हुए दाने, मतलब अनाज के जो दाना होता है जला हुआ, उससे क्या पता करते हैं वैज्ञानिक लोग कि ये कौन से फसल उपजाया करते थे। अस्थाई जीवन की ओर, अब क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अस्थाई जीवन की ओर, क्योंकि अब कृषि का जब प्रारंभ मतलब अस्थाई जीवन, ठीक है, क्योंकि उसका देखभाल करना पड़ता है फसल बोने के बाद। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, ठीक है। जैसे बुर्जहोम वर्तमान कश्मीर में है, के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। अब देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो क्या होते हैं, झोपड़ियों और घरों के निशान मिलते हैं, ठीक है। कहाँ से, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, बुर्ज होम। ये कहाँ पड़ता है, वर्तमान में कश्मीर में, ठीक है। कहाँ पे, वर्तमान कश्मीर में। यहाँ के लोग क्या करते थे, गड्ढे के नीचे घर बना के रहते थे, जिसे क्या कहा जाता था, गर्तवास, ठीक है। क्या कहते थे, गर्तवास, मतलब क्या करते थे, गड्ढे में घर बना के कहाँ के लोग रहते थे, बुर्ज होम के, ठीक है। ये बुर्ज होम कौन सी समय का बात है, ये नवपाषाण युग होगा, अभी देखेंगे ये कौन सा जगह का है, ठीक है। अब झोपड़ी और घर का निशान मिला है, लेकिन यहाँ का खास बात क्या है, यहाँ के लोग गड्ढे के घर में यानी गर्तवास में रहते थे। कहाँ रहते थे, हाँ, गर्तवास में, कि मतलब गड्ढे के घर में रहते थे। बुर्ज होम ये कहाँ पे अभी वर्तमान समय में किस जगह पड़ता है, ये कश्मीर में। अभी जो बुर्ज होम है, मतलब जहाँ पे गड्ढे घर मिले हैं, उस कौन से स्थान है अभी वर्तमान समय में, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, सही बात है। गड्ढे घर में रहेंगे ठंडा, कम ठंडा लगेगा थोड़ा। पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलने की जगह मिली है, मतलब आग जो जलाते होंगे ना, उसके जैसी जगह मिली है, ठीक है, मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते थे। जब ज़्यादा ठंडा होता होगा तो चलो अंदर ही कर लेते हैं, या फिर अब वर्षा हो रही है तो अंदर ही पका लेते होंगे भोजन, है कि नहीं। तो एक गर्तावास का चित्र बनाओ, गड्ढा घर जैसा होता है ना, उसका बोलता है एक चित्र बनाओ। तो एक कैसा होना चाहिए चित्र, मतलब अंदर गड्ढा ऐसा जगह होना चाहिए, ठीक है, और ऊपर से वो कवर होना चाहिए किस चीज़ से, और जाने का एक रास्ता होना चाहिए नीचे, है ना।
तो ऐसा होना चाहिए। अब देखो कुछ यहाँ पे बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिलते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। बहुत सारी जगह से पत्थर के औजार मिलते हैं ना, वो जब पुरापाषाण काल युग जब था उस समय लोग पत्थर का औजार का इस्तेमाल करना शुरू ही किया था, तो इसका मतलब वो अच्छे ढंग के नहीं होंगे। पर और जो पत्थर के औजार मिले हैं वो क्या है, वो उससे थोड़े अलग हैं, ठीक है, अलग होंगे। और नवपाषाण इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उससे उन्नत भी होंगे, मतलब अच्छे किस्म के होंगे, चिकने होंगे, हो सकता है इसमें धार ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा नुकीला होगा उसके रेस्पेक्ट में, तो इसे क्या कहा जाने लगा, नवपाषाण कहा जाने लगा, ठीक है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और भी अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। क्या मिले हैं, और ऐसे औजार भी मिले हैं जिसके धार को और ज़्यादा शार्प करने के लिए उस पर क्या किया जाता था, पॉलिश चढ़ा दिया जाता था। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। किसका, ओखली और मूसल, यानी वो जो समाट होता है ना, इसको बोलते हैं, जो लकड़ी का बना होता है सब कुछ, तो वो है, वो क्या है, ओखली और मूसल है। उसका इस्तेमाल क्यों करते होंगे ये लोग, सही बात है, वनस्पति से प्राप्त चीज़ों को ही पीसने के लिए करते होंगे उसका इस्तेमाल। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, आज भी हम करते हैं। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। जो प्राचीन प्रस्तर युग, जो पत्थर का जो पुरापाषाण काल सब था ना, नवपाषाण काल, मतलब प्राचीन समय के, सबसे पुराने समय के जो पत्थर के औजार थे, उसके जो निर्माण और प्रयोग जो है उस तरह के औजार का आज भी हम करते हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। कुछ औजार हड्डी से भी बनाए जाते थे उस समय में। अब यहाँ देखो, यहाँ दिखाया गया नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। अब देखो ये जो पत्थर है इसमें नहीं लगता थोड़ा सा डिजाइन दिया गया है, ये जो है इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा तो डिजाइन है इसमें कुछ, ठीक है। ये इस पे पॉलिश लगता है चढ़ाया हुआ है, ठीक है, और ये शार्प भी है, क्या ये शार्प भी है, धार भी है इसमें, तो इस तरह से ये देखते हैं थोड़ा सा डिजाइन तो इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरण है, ठीक है, उस समय इसका इस्तेमाल होता था, इसलिए ये क्या कहलाए, उपकरण कहलाए। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। नवपाषाण काल के युग के स्थान से भी क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन कहाँ से मिले हैं, नवपाषाण वाले से। एक बात बताओ, लोग जब भंडारण कब इस्तेमाल स्टार्ट किए थे, मध्यपाषाण नवपाषाण के समय में, ठीक है। तो क्या ये पूरा पाषाण काल में मिलता होगा बर्तन, नहीं, क्योंकि उसको भंडारण का जरूरत पड़ता ही नहीं था, क्योंकि वो क्या थे, आखेटक थे, ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक थे, मतलब भोजन को ढूंढ ढूंढ के लाते थे फिर खाते थे, बात खत्म है। बर्तन मिलते हैं, कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। अलंकरण का मतलब सजावट भी रहता है कुछ कुछ, ठीक है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब भोजन के लिए लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करने लगे, चावल, गेहूं, दलहन। ठीक है। ये सब क्या है, कब का बात है, ये सब नवपाषाण युग का बात है, ठीक है। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले पहली बात, और लोग चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज का अब आहार का ये सब महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे, कपड़े भी बुनने लगे, ठीक है। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, ठीक है। कपास जैसे पौधे भी मतलब क्या हुआ कि अब कपास का भी खेती लोग धीरे सीख चुके थे, मतलब उगाया जाता था, ठीक है। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा। अब देखो ये ऐसा बर्तन है, इसमें भी कुछ मतलब कुछ भंडारण के लिए कुछ अनाज रख लिया होगा, कुछ भी रख सकता है, ठीक है। क्यों ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए हों, क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे। देखो आज के समय में ना पता है कि कहीं पे कुछ होता है तो तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, नेट है, चलो यहाँ पे सेंड कर दिए, किसी के पास पहुँच गया। पर आज से कुछ ही साल पहले की बात कर ले तो लोग को अगर एक बात बताना होता था ना, उसके लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी होती थी, उसके बाद बता पाते थे। तो आज सब कुछ बहुत इजी हो चुका है, पहले ये सब चीज़ बहुत मुश्किल थी, ठीक है। तो इसी तरह से पहले जो है क्या जैसे कि एक जगह का लोग अगर आग खोज लेता होगा तो क्या दूसरे जगह का लोग आराम से खोज लेता होगा, नहीं, उसको पता ही नहीं होता होगा, वो लोग भी धीरे धीरे खोजता होगा, फिर उसे भी पता चलता होगा, ठीक है। और या फिर यहाँ के लोग जो वहाँ घूमने जाते होंगे बहुत सालों बाद तो उसे पता चलता होगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन एक साथ आया होगा क्या, हर जगह नहीं आया होगा। तो चलो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, ठीक है। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। हर तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन
को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। ठीक है, तो अब देखो समझ में आ गया इतना सा बात कि समय बदलता, एक जगह का लोग अभी भी खाद्य संग्राहक हैं, पर दूसरी जगह के लोग धीरे धीरे करके कुछ और सीख चुके हैं। ये अपने वातावरण और अपने सूझबूझ के सहारे वो करते थे जितने कर पाते थे। ठीक है, अब आगे देखो, सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। ठीक है, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मेहरगढ़ के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक दिखाया गया है मेहरगढ़ के घर का चित्र। क्या दिखाया गया हमें, मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो, तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। देखो आज के समय में हम जिस घर में रहते हैं हम लोग, उससे इसकी क्या समानता है कि इसमें चारों तरफ साइड दीवार है, हमारे भी घर में होते थे, पर इसमें छत नहीं दिखाया गया है। पर हमारे घर में तो छत होते हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जो कि हमारे घर से मिलते हैं, मिल पाते हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। अब देखो मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। ठीक है, वहाँ पे चित्र 13 में क्या कहता है ढूंढने के लिए, मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ पे है, ईरान जाने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता जो है, जिसका नाम क्या है, बोलन दर्रे, ठीक है, के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, इस इलाके में क्या हुआ सबसे पहले, मेहरगढ़ सबसे पहले क्या हुआ, जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, संभवतः ऐसा माना जाता है, क्योंकि हम अनुमान ही लगाते हैं, हर चीज़ तो एग्जैक्ट कह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ खड़ा होकर कोई देख नहीं रहा था, है कि नहीं। तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि उम्मीद है कि मेहरगढ़ के लोग सबसे पहले क्या सीखे होंगे, जौ और गेहूँ उगाना सीखे होंगे और भेड़ बकरी पालना सीखे होंगे। ठीक है, और देखो अब पहली बात यहाँ पे बोलन दर्रा लिखा हुआ है। दर्रा क्या होता है, ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, दर्रा होते हैं वो दो पहाड़ी हैं, ऊंचे ऊंचे स्थान, उसके बीच जो रास्ते होते हैं ना, वो देखो समतल जगह जब लंबा है तो वहाँ अगर रुक रह सकता है तो वो घाटी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा फैला हुआ है, पर अगर थोड़ा सा संकीर्ण है कि बस उसे जाने आने के लिए प्रयोग कर सकते हैं तो वो दर्रे हैं। ठीक है, बस वो जाने के लिए प्रयोग हो सकता है, वहाँ रहा नहीं जा सकता, तो वो दर्रे कहलाते हैं। अब हम कहाँ चलेंगे, सबसे पहले जौ गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालने सीखे होंगे कहाँ के लोग, मेहरगढ़। वहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरन तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां शामिल है। तो यहाँ पे जो जंगली जानवर की हड्डियां मिली है वो देख लो कौन कौन से हैं, जानवरों की हड्डियां मिली है, जिनमें कि हिरन की हड्डी, सुअर की हड्डी मिली है और भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां भी मिली है हमें। ठीक है, तो ये ऐसे ये क्वेश्चंस पूछ देते हैं एग्जाम में कई बार कि मान लो यहाँ पे क्या शेर का हड्डी मिला है, नहीं, तो वहाँ एग्जाम में दे देगा कि इनमें से कौन से जानवर के साक्ष्य नहीं मिले हैं मेहरगढ़ से। तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि हिरन, शुअर, भेड़ और बकरियों के साक्ष्य मिले हैं वहाँ पे, पर शेर का हड्डी का साक्ष्य नहीं दिखाया गया है हमें। अब चलो हम अगर मेहरगढ़ देख के आ जाते हैं उस चित्र में, मानचित्र में। मेहरगढ़, हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग देख लिए थे नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़। ठीक है, अब देखो मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ के घर कैसे थे, चौकोर, चौकोर मतलब इसके चार कोने हो, चार कोने वाले घर, तथा आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ लेता है कि चौकोर और आयताकार घर का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो हम मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, 4 या उससे ज़्यादा कमरे थे। इनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, ऐसा माना संभव है कि यहाँ पे भंडारण के काम भी आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ठीक है, ये से मतलब क्या होता था कि उसे लगता था कि जैसे अभी भी माना जाता है कि मरने के बाद फिर उसके बाद भी फिर जीवन होता है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए क्या होता था, कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कब्रें मिली हैं
एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया है। तो एक कब्र में क्या हुआ है, मान लो उसका पालतू होगा, बकरी हो सकता है, एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। तो इसका बोलेगा कि एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को कहाँ दफनाया गया था, मेहरगढ़ में दफनाया गया था। इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद वो जो व्यक्ति मरा है ना, ऐसा माना जा सकता है कि वो क्या होते हैं कि मृतक लोग खाते होंगे, तो इसलिए रखा गया होगा। ठीक है, मेहरगढ़ की एक कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? यहाँ देखो, है ना, यहाँ पे देखो, ये इंसान है, ये इंसान है मरा हुआ, और यहाँ देखो बकरी का, यहाँ पे है ना बकरी का कंकाल, नहीं लगता है बकरी रखा हुआ है। तो ये हो गया, तो संभव है कि ये बकरी होगा, और हो सकता है ये कुत्ता हो, मतलब सिर्फ बकरी दिया गया है। तो हो सकता है कि बकरी ही हो, दोनों कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो ठीक है, अब इतना हो गया। अब अन्यत्र, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या कुछ खास सिखाया जाता है हमें। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, देखो यहाँ पे क्या लगता है, सांड का चित्र बनाया गया है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हैं, ठीक है, उल्टा दिशा में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये कहाँ का है, फ्रांस में किसी गुफा में किया गया था। ठीक है, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो, फ्रांस को देखो, ठीक है, अपने एटलस बुक में फ्रांस की एक गुफा, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। यह पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इसकी खोज कौन किए थे? खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने किए थे, स्कूल के बच्चों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। ये जो चित्र है इसका क्या अनुमान लगाया जाता है, कितना साल पहले का है? 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, उसके बाद रेनडियर, बरसिंघा और सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये दीवार में बनाया गया है, लगता है ना शैल चित्र की तरह, तो हो सकता है शैल चित्र होगा। ठीक है, तो इसमें किन कौन से जानवर, जंगली घोड़े मिले हैं, गाय, भैंस, गेंडा, रेनडियर और बरसिंघा, सुअर। ठीक है, इसको बनाया गया कि इसमें गहरे चमकीले रंग से चित्रित किया गया है इस सबको। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। लौह अयस्क जो होता है ना, और चारकोल होता है, ये सब इसके से मिला के लगता है कि इस रंग का निर्माण किया गया होगा। ठीक है, बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था। ठीक है, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ऐसा माना जा सकता है कि कोई जो है ना, अब कोई अवसर उत्सव होता है ना, कोई त्यौहार तो होता है, उसमें चित्रकारी जो होता होगा, कोई प्रतियोगिता, उसमें बनाया गया होगा। या फिर हो सकता है कि कोई अनुष्ठान, यानी कि मान लो कोई होता होगा कि वो पूजा करके निकले, तो फिर उससे कुछ शिकार में कुछ हेल्प मिले, तो उस अनुष्ठान का अर्थ हुआ कि पूजा के संदर्भ में कुछ ऐसा, मतलब मान लो पूजा संबंधी जो क्रिया होती है ना, इसके लिए हो सकता है जब ये बनाया गया हो, ये भी एक अनुष्ठान कहलाता है। ठीक है, तो क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो, इसके बारे में और सोच के बताओ, और कोई कारण हो सकता है क्या? अब देखो, एक नवपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, अब नवपाषाणिक पुरास्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो, क्या ढूंढो? तुर्की, तुर्की देखना है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की में है। क्या है, कौन सा स्थल है? नवपाषाणिक युग का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? चताल हयूक। कहाँ पे है ये? तुर्की में। चताल हयूक कहाँ पे है? तुर्की में है, जहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। मतलब ये क्या था, किसके लिए ये फेमस है कि ऐसा माना जाता है यहाँ पे क्या था, दूर दराज के स्थलों से कोई चीज़ को लाया जाता था और यहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, सीरिया से क्या लाते थे ये? चकमक पत्थर। लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की सीपियाँ। ठीक है, ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। नवपाषाण काल में पहिए वाले वाहन का पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि क्या नवपाषाण काल में पहिए वाले वाहनों का ये हो चुका था आविष्कार? तो नहीं हुआ था नवपाषाण काल के समय में। ठीक है,
लोग सामान खुद या जानवर के पीठ पर लादकर ले जाया करते थे, अपने पीठ पे या फिर जानवर के पीठ पे लाद के ले जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग है, ठीक है, इसके उपयोग क्या है वो पूछ रहा है मतलब बच्चों से, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, तो क्या समझ में आया कि ये एक बात ध्यान रखना कि चताल युग कहाँ पे है, कहाँ का स्थल है, तुर्की का, और कौन से काल का है ये, नवपाषाण युग का, ठीक है, और सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है, तो तुर्की का ध्यान में रखना। और ये चकमक पत्थर कहाँ से मंगवाते थे, सीरिया से मंगवाते थे, कौड़ियाँ लाल सागर से मंगवाते थे, और सीपियाँ कहाँ से मंगाते थे, भूमध्य सागर से मंगवाते थे। अब देखो यहाँ पे कुछ हमें दिए गए हैं, अब इधर क्वेश्चंस वगैरह है, देख लेना इसको खुद से। अब यहाँ देखो, उपयोगी शब्द, आखेटक एवं खाद्य संग्राहक, अगर इसको नहीं समझ पाए तो समझ जाना कि ये चैप्टर समझ में नहीं आया, अगर ये समझ गए तो मतलब चैप्टर कुछ क्लियर हुआ है। देखो उपयोगी शब्द इसमें आखेटक एवं खाद्य संग्राहक क्या होते हैं, ये आखेटक और खाद्य संग्राहक जो होते हैं ये क्या करते हैं, अपने भोजन को एकत्रित करते हैं, ठीक है, ये उत्पादन नहीं करते हैं। उसके बाद पूरा स्थल क्या होता है, पूरा स्थल वो होते हैं जहाँ से लोग के रहने के अवशेष मिलते हैं, उसके घर बर्तन ये वो मिलते हैं, वो पूरा स्थल होते हैं। उद्योग स्थल क्या होंगे, जहाँ पे अनाज उपजाया गया है। उद्योग स्थल जहाँ कुछ बनाया जाता होगा, ठीक है। और आवासीय स्थल जहाँ लोग रहते होंगे। और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल, ये सब समझ में आया। पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पूर्व तक, ठीक है। और क्या कहते हैं, और मध्य पाषाण कब से कब, 12,000 से 10,000, और लघु पाषाण काल 10,000 के बाद, ठीक है। और कृषक जो खेती करते हैं, पशुपाल, कृषि में सबसे पहले कहाँ के लोग को ये पता चला था, क्या कहते हैं, मेहरगढ़, कौन से फसल के, गेहूं और जौ। और पशुपालक जो लोग बने सबसे पहले किसको ये किए थे, पाले थे, भेड़ बकरी, सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाए थे, उसके बाद भेड़ भेड़ बकरी को। और नवपाषाण युग, नवपाषाण एक स्थल का नाम, जैसे कि हम क्या जाने हैं, चताल युग, जो कि कहाँ की है, तुर्की के हैं, ठीक है। और कब्र क्या होते हैं, जहाँ को लोग को मरने के बाद दफनाया जाता है, ठीक है। अब कल्पना करो, ये सब इधर कुछ नहीं है, अब ये क्वेश्चन है, इसको देख लेना, ठीक है। अब चैप्टर 3 है जो कि हम कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आरंभिक नगर रहेगा वो टॉपिक। चलो ठीक है, हो गया।